हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में यहाँ पर मैं आपके लिए जो टॉपिक हमारा एक टॉपिक लेफ्ट था उसको हम कवर अप करेंगे। दो टॉपिक मैंने आपको कल की क्लास में करवाया था। आज जो एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है व्यापक मूल्यांकन के पक्ष में, उसको हम यहाँ पर डिटेल में फुल डिटेल में देखेंगे। और लास्ट में फिर मैं आपको इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यूज़ के फॉर्म में है, वो मैं आपको यहाँ पर आज करवाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी अपनी जो है इंटर्नशिप वैसे मोस्टली बच्चों की लग चुकी है, तो आप लोग अपनी फाइल वगैरह पहले से बना कर रखिए, क्योंकि अगर मान चले कि अगर 15 मई के बाद एग्ज़ाम की डेट में भी आती है, कोई कंपलसरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, लगता तो नहीं है, देखते हैं। अगर आती है तो कम से कम आपकी फ़ाइल और जितनी भी चीज़ें हैं, लेसन प्लान वगैरह बना रहे आप, ताकि फ्री रहें उस टाइम पर। इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनएक्सपेक्टेड थिंग हो सकता है कि एग्ज़ाम आपका लास्ट मई के समय में हो जाए, इसलिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए, वो हमारे लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपकी क्लासेस का टाइम हो चुका है। टेलीग्राम पे मैंने लिंक दे दिया था। अगर कोई पहली बार आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, डेली आइए देखिए। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि कॉन्टीन्यूटी आपकी मेंटेन करूँ। कुछ डिस्टर्बेंस हुई है आजकल, जो मतलब फर्स्ट की भी नहीं हो पा रही, आपकी भी नहीं हो पा रही थी। नहीं कर पा रही थी मैं, टाइम मैनेजमेंट मेरे से नहीं हुआ। लेकिन अब कोशिश में है कि हम चीज़ों को धीरे धीरे करें, पहले कॉन्टीन्यूटी का मेंटेन करें। ठीक है, आइए चलते हैं फिर आज के टॉपिक पे, चलते हैं अपने टॉपिक पे जहाँ पर हमें पढ़ना है और जो भी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है फुल डिटेल में। ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी थी। जी हाँ, हमारा जो दो टॉपिक मैंने कवर किया है, ये वाला टॉपिक कवर करना था कि व्यापक मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या होता है। प्रश्न बनेगा कि आप क्रियात्मक पक्ष से क्या समझते हैं, अपने शब्दों में बताइए। तो ऐसा प्रश्न आपको देखने को 1 नंबर 2 नंबर में आराम से आ सकता है। तो बात करते हैं, पहला जो है, इस पक्ष के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं। ये एक ऐसा पक्ष होता है जिसके अंतर्गत ऐसे ऑब्जेक्टिव को लाया गया है या ऐसे ऑब्जेक्टिव आते ही हैं जिनका संबंध गतिविधि, कौशल या ऐसी क्रियाओं से होता है जिनके लिए हमारी मांसपेशियां या आंगिक गतियों की आवश्यकता होती है। क्योंकि क्रियात्मक यानी कि एक्टिविटी करना, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, तो ये इसके अंतर्गत ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं जिसमें हम फिजिकली वर्क करना होता है, जहाँ पर हम अपने हाथ पैर से फिजिकल तरीके से वर्क करते हैं। हमारी मसल्स, हमारे ऑर्गन, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पर रहता है। ये एक्टिविटी पर्पस वाली चीज़ें इसमें रहती हैं। शारीरिक शिक्षा, व्यवसायिक, तकनीकी शिक्षा, हस्तलेखन, टाइपिंग, संगीत उपकरण बजाना, ढोल बजता है, मजीरा बजता है, तो हाथ से होती है कि नहीं एक्टिविटी। टाइपिंग कोई करता है तो हाथ से होता है, हस्तलेखन है, पेंटिंग है, ग्राफ है, कुछ भी है, बन रहा है, हो रहा है, ये सारी चीज़ें। शारीरिक शिक्षा में आपका पूरा बॉडी मूवमेंट होता रहता है। विज्ञान के उपकरण का प्रयोग करना, लैब में आप जा रहे हो, उठा रहे हो, देख रहे हो, चला रहे हो, घुमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ मिला रहे हो। भूगोल में नक्शा खींचना, आप कोई ड्राइंग बना रहे, कोई नक्शा बना रहे, कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना रहे हो। तो इस प्रकार के अन्य दूसरे कार्य बालक के व्यवहार में क्रियात्मक पक्ष से, इस तरह बहुत सारे और भी कार्य हैं जो क्रियात्मक पक्ष पर इनका ध्यान रहता है। ये चीज़ें हमारी एक्टिविटी वाले फैक्टर्स में आती हैं। मनोक्रियात्मक पक्ष में निम्न 5 भागों में बांट दिया गया। अब ये जो पक्ष है, जो फैक्टर्स है, इनको भी 5 टाइप में, 5 फैक्ट में डिवाइड कर दिया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। वैसे ये टॉपिक बहुत अच्छा क्यों है मालूम है? ये इजी इसलिए क्योंकि इसके नाम में ही क्लैरिटी हो रही कि इसके अंतर्गत क्या बातें होंगी या क्या बातें कही जाएंगी। अब जैसे पक्ष की अगर बात करते हैं तो पहला पक्ष है उत्तेजना या उद्दीपक, इम्पल्सन। ठीक है, उत्तेजना कहिए या उद्दीपन कहिए, इम्पल्सन है। क्रियात्मक पक्ष के स्तर में घटनाओं, वस्तुओं, कार्य के प्रति उत्तेजना लाए। क्रियात्मक पक्ष में के जितने भी लेवल होते हैं, इनके लेवल में जो भी घटना है, जो भी वस्तुएं हैं, जो कार्य में एक उत्तेजना लाई जाती है, क्योंकि हम काफ़ी मतलब एनर्जेटिक रहते हैं तब इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से करते हैं और समय भी बहुत कम लेते हैं। तो जैसे बालक की क्रिया निष्पन्दन का अनुकरण कर सके, बच्चे जी को फॉलो अप कर सके, और इस प्रकार से व्यवहार के लिए रुचि में होना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है और हम कर पाते हैं। देखो फ्रेंड, सिंपल सी बात है, अगर आप में उत्तेजना है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, कैसे भी तरीके का हो, या कोई कोई काम हो, कोई एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, तो देखिए आप जैसे एग्ज़ाम की डेट आ जाती है तो उस वक्त जितना एनर्जी से एग्ज़ाम का वो माइंड चलता रहता है, काफ़ी तेज़ हमारा दिमाग, यही दिमाग रहता है, और उस वक्त बहुत तेज़ दौड़ता है। लेकिन जब पहले एग्ज़ाम नहीं डिक्लेयर है, जैसे कि इस समय नहीं है, तो वो उतनी एनर्जी के साथ, उतनी उत्तेजना के साथ ना हम पढ़ते हैं ना हम कार्य करते हैं। क्यों? सही है ना? आप लोग भी तो यही करते हैं,
पहले आप लोगों ने रिजल्ट का वेट किया, अब आप लोग डेट का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो डेट का वेट कर रहे होंगे, तो ऐसा मत करिए। आप पढ़ते रहिए, उत्तेजना रहेगी तो चीज़ें आप अच्छे से कर पाएंगे। या उद्दीपक रहता है कि अच्छा ये चीज़ हो जाएगी तो मुझे ये मिलेगा, या इसके बाद ये चीज़ हो जाएगी तो ये मिलेगा, तो वो भी चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्पफुल होती है। और उसकी वजह से हम कुछ ना कुछ ऐसा वर्क जो है एक्टिविटी वाला काफ़ी बढ़िया तरीके से कर ले जाते हैं, और हमारे लिए आसान भी पड़ता है ऐसी चीज़ों को करना। आगे बढ़ते इसी के साथ, क्लियर है? क्लास पसंद आ रही है? आई होप सो। धीरे धीरे चीज, अब की बार की क्लास में वो मज़ा नहीं आया जो सेकेंड सेमेस्टर में आया था ना। एक तो आप लोग की प्रेजेंस नहीं दिखी मुझे इस बार, और मैं भी फिर पंचुअलिटी में वर्क नहीं कर पाई, अभी तक नहीं कर पाई, जबकि अप्रैल क्या तारीख, लगभग 21 तारीख हो रही है, अप्रैल का महीना ये बीत रहा है। लेकिन जो पंचुअलिटी सेकेंड सेमेस्टर में जो चाहिए थी वो यहाँ पर इसको थर्ड सेमेस्टर में नहीं। रीज़न क्या है मालूम है? एक तो आप लोग की प्रेजेंस नहीं हुई, दूसरा है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस हो गया है। आप लोग ने 2 पेपर दे के देख लिया, बहुत सारे बच्चों का तो बैक काफ़ी लग गया होगा तो वो बैक आउट हो गए, जाहिर सी बात है। बहुत सारे लोगों ने ड्रॉप कर दिया होगा, ये बात होती है, अक्सर होती है। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन ये है कि जो लोग हैं जिनका सब कुछ सही है, एटलीस्ट वो लोग तो इसको पूरा प्रॉपर तरीके से करें। चलिए, दूसरा क्या पॉइंट है? दूसरा है मैनिपुलेशन, यानी कि कार्यवाही। बालक को उत्तेजना मिलने पर कोई एक गत्यात्मक क्रिया करता है। जब उसको एफर्ट मिलता है या उसको उत्तेजित किया जाता है तो कोई ना कोई एक वो मोटर स्किल, गत्यात्मक क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं मोटर स्किल, ऐसी कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करता है। और यहाँ पर वह विभिन्न मांसपेशी गति का विभेदन करके साथ साथ अपने उपयुक्त क्रियाओं का चुनाव भी करता है। फिर उसे सीखता है, समझता है, जो उसके लिए उपयुक्त रहती है उसका चुनाव करता है, क्योंकि वो उस पर जब कार्य करता है तो निर्णय लेने में वो सक्षम हो जाता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या उचित है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नियंत्रण की अगर बात करते हैं, कंट्रोल, ये क्या है? इस स्तर पर बालक अपने द्वारा की गई क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, उस चीज़ को कैप्चर करता है। व्यक्ति फिर से किए हुए कार्य को करने से उस कार्य की शुद्धता को, जितनी उसके साथ प्योरिटीज़ रहती है, उसका जो एक रेशियो रहता है, सही होने का ध्यान रखता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या उचित होगा। एक माइंड मेकअप बनाकर चलता है कि हमें ये चीज़ें कर ले जानी है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं। चौथा पॉइंट है सामंजस्य का, कोऑर्डिनेशन का। अब ये कोऑर्डिनेशन की जो बात कही जा रही है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? अनेक क्रियाओं पर नियंत्रण के बाद भी गतिक क्रियाओं के मध्य में सामंजस्य, क्रम, सीक्वेंस और हार्मोनी, यानी कि एक रूपता बनाए रखना। हाँ, क्योंकि हम क्या होता है कि जब कभी कोई कार्य कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं ना, बहुत सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स का मूवमेंट होता है। तो अनेक क्रियाओं पर नियंत्रण के बाद भी हमें अपनी मोटर एक्टिविटीज़ को साथ सामंजस्य एडजस्ट करना होगा कि किस सीक्वेंस में क्या करना है, क्या करना। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो छोटे से शुरुआत करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बैग बड़ा सा पहाड़ उठा लेते हैं, धीरे धीरे करके उठाते हैं, धीरे धीरे करके लोड को अपने अंदर मतलब क्षमता ले आते हैं। ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेशन जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ऐसी सारी जो ये क्रियात्मक पक्ष में चीज़ें आती हैं उनके स्तर को ध्यान में रख के कार्य को करने के लिए। आगे बढ़ते हैं तो पांचवा है स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजेशन। यह कार्य की शैली इतनी स्वचालित हो जाती है कि कार्य अचेतन रूप से भी एक विशेष गति या ढंग से संपादन, ये इतना यूज़फुल हो जाता है या ऑटोमेशन में आ जाता है कि हम अगर कभी कभी अचेतन रूप में भी हैं तो एक विशेष तरीके से, एक विशेष मैनर में हम उस को एज इट इज़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले जाते हैं और हमें बहुत प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती हैं। आई होप सो, क्लियर है? बेसिक बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। फिर देखिए क्या है, उपरोक्त पांचों उद्देश्य को एक उदाहरण द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। यदि एक व्यक्ति स्कूटर चलाना सीखना चाहता है, कोई पर्सन है, वो स्कूटर चलाने को सीखना चाहता है, उसके स्कूटर चलाने की उत्तेजना इतनी ज़्यादा है कि कई लोगों को के मना करने पे वह स्कूटर चलाना सीखना आरंभ कर देता है, क्योंकि उसके पास इतना मतलब होता है अक्सर ना कि हम कोई चीज़ करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन हमें अक्सर मनाही मिल जाती है। तो ये चीज़ उसके, लेकिन उसको रहता है, उसके बावजूद सबको डिक्लाइन करके वो बढ़ता है कि नहीं मुझे चलाना है। धीरे धीरे वह गति नियंत्रण करना सीख, पहले तो उसको डर लगता है, मूव करता है, हिलाता डुलाता है, फिर धीरे धीरे करके वो एक्सलेटर से चीज़ों को कंट्रोल करना, ब्रेक, क्या 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 चीज़ें होती है सीख जाता है। उसके बाद फिर स्कूटर चलाने की विभिन्न क्रियाओं में वो सामंजस्य करना सीख जाता है। सब फिर वो एडजस्ट करने लगता है। एडजस्ट का मतलब क्या है कि उसको कब ब्रेक लगानी है, कब स्पीड को तेज़ करना है, कब कम करना है, कब रुकना है, कब पैर से रोकने का प्रयास करना है, कब साइड से कट जाना है, कब रुकना है, कब क्रॉस करना है, तो वो सब कुछ समझने लगता है। और इसके बाद स्कूटर की सभी क्रियाएं उसके रूप से घटित होने लगती हैं, डेली कुछ ना कुछ होने लगता है और हम वो धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। और इस तरीके से बहुत सारे मनोवैज्ञानिक मनोक्रियात्मक पक्ष एक छठा उद्देश्य आदत भी बना देता है। क्योंकि हम देखो, पहले स्कूटी चलाना हो, बाइक चलाना हो तो कैसे करोगे? अक्सर तो पहली बात तो जल्दी तुरंत ऑन रोड पर छोड़ा नहीं जाता, सिंपल सी बात है, डर लगता है क्योंकि खुद की भी जान दूसरी के। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्कूटी को हिलाते हिलाते हैं। सपोज करो मैं स्कूटर का नाम स्कूटी कर देती हूँ, तो हम
मतलब उसको स्टैंड में करना, भारी होती है, आप जितना जो लो उसको मूव करना, उठाने का प्रयास करना अपने हाथों में, उसके लिए दम ले आना कि हाँ आप उसको हैंडल कर पाओ, खड़ी कर पाओ, निकाल पाओ घर से अपने, कर पाओ, गिर जाओ कोई तो उठा पाओ। तमाम चीज़ें सीखते हैं, हिलाते डुलाते नहीं, इतनी आसान नहीं होती, वो हिलाना पड़ता है। उसके बाद फिर हम ट्राई करते हैं, कोई हमें सिखाता है, बताता है क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ, स्टार्ट कैसे होगी, डिग्गी कैसे खुलेगी, पेट्रोल कहाँ से भरवाओगे, सब कुछ समझ में आता है, लाइट, इंडिकेटर, हॉर्न वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। ब्रेक क्या है, एक्सीलेटर क्या है, कैसे स्टार्ट होना, सब बताया जाता है। फिर धीरे धीरे करके हमको एक दो राउंड हम मारते हैं, मतलब चलाते हैं, गाड़ी करते हैं ना, धीरे धीरे करके फिर एक दो बार छोड़ा जाता है। क्योंकि हाँ, जिस मेरे ख्याल से पता है, जिस बच्चों को साइकिल चलानी आती है ज़्यादा अच्छे से, वो स्कूटी चला तो सभी लेते हैं, बिना साइकिल वाले भी चलाए हैं, बट ये है कि जिनको साइकिल चलानी आती रहती है वो स्कूटी बहुत अच्छा चलाते हैं। तो आप उसको देखते हो, धीरे धीरे करके हम वैसे सीखते जाते हैं। फिर एक दो बार थोड़ा गली घर जहाँ रोड है, खुला स्थान है, वहाँ सीखते हैं। फिर धीरे करके आदत बन जाती है ना, हम फिर सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं और उसी के हिसाब से सब सीख जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बातें? यहाँ तक ये सारी बातें क्रिया। अब यही चीज़ अगर कोई एक्सरसाइज को, जैसे कोई बच्चे को है मैराथन के दौड़ में दौड़ना है, ठीक है, तो वो एक ही एक बैग करके थोड़ी तेज़ से दौड़े। तो कोई रनर दौड़ता है, कभी उसको ध्यान से देखा होगा, तो जो लोग दौड़ते हैं वो धीरे धीरे करके दौड़ते हैं, ठीक, क्योंकि अगर आप एक बैग, क्योंकि जब जैसे कोई रेस हुई, स्टार्ट कहा गया, तो जो रनर होता है वो एक बैग बहुत झटके से नहीं भागता है, क्योंकि गिरने का डर है। दूसरा ये है कि उसकी जो एनर्जी, उसके अंदर क्षमता जो कंट्रोल करके बैठा है ना, वो तुरंत वहीं उसकी खत्म हो जाएगी। जिसको लंबे, क्योंकि 100 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर, 500 मीटर की दौड़ होती है, थक जाएगा वो, चक्कर आ जाता है, बहुत से लोग बेहोश हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जो दौड़ता है रनर ना, वो धीरे 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 करके दौड़ता है। अभी 5 की स्पीड है, कल आगे चल के, कल नहीं मतलब 15 मिनट बाद 10, वो धीरे धीरे करके अपनी स्पीड बढ़ाता है। और जब उसको लगता है कि अब हम 500 मीटर मेरा पूरा हो गया, अब मुझे अब सबको पिछाड़ के आगे जाना है, तब उसके अंदर जो उसने क्षमता स्टोर करके रखी होती है ना, वो एक बैग वहाँ पर लगाता है। और जो लोग स्टार्टिंग लगा देते हैं फिर जीत नहीं पाते हैं। तो क्रियात्मक पक्ष में बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी आती जिसमें हमें अपने एक्टिविटी वाले कार्य जो है शारीरिक तौर पर जो करने हैं, जिसमें हमारा मोटर स्किल और हमारा ये बॉडी का मूवमेंट वगैरह ज़्यादा हो, ये सारी चीज़ें से बताई गई। और इसके बेसिस पे हमारा मूल्यांकन का भी पक्ष देखा जाता है। दौड़ होती है, काम होते हैं, एक्सरसाइज वाले होते हैं, बहुत कुछ होता है, गेम्स होते हैं, मिलिट्री वगैरह में खासकर इनका देखने को बहुत सारी भर्तियों में होता है, पुलिस, सीआरपीएफ वगैरह वगैरह चीज़ें। तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का टेस्ट कह सकते हैं, मूल्यांकन देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? तो ये तीनों फैक्टर मैंने आपके अभी तक के यहाँ पर करवा दिया है। होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीनों मैंने आपको बताया, संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक और भावात्मक। अब इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस है वो भी करवा देती हूँ, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चंस के फॉर्म में भी ध्यान, एमसीक्यूज रहेंगे तो वो भी आपके क्लियर आउट हो जाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये आपके क्वेश्चंस हैं। इसमें है भाषा के आकलन की प्रक्रिया। पहला क्वेश्चन आपके सामने एमसीक्यूज का है, भाषा के आकलन की प्रक्रिया। तो पहला ऑप्शन है, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के माध्यम से, जो एक्सरसाइज लास्ट में दी रहती है उसके बेसिस पे, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। जब सीखते सिखाते रहते हैं तो उसके बीच बीच के मिड टर्म में भी चलती रहती है। केवल बच्चे के निष्पादन जानने के लिए, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए। तो क्या होगा, आंसर बताइए। ये पहला क्वेश्चन है आपके इसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के फॉर्म में है। अब आप मुझे बताइए कि भाषा के आकलन की प्रक्रिया में हमें क्या सही है, हमें क्या करना है, क्या बताना है। आंसर करिए फटाफट, क्या होगा आपका पहले के लिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, पढ़िए तब बताइए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहला और लास्ट का, दूसरा तो दो बिल्कुल नहीं होंगे, पहले और दूसरे में कोई एक होगा। हमें भाषा के आकलन की जो प्रक्रिया है उसकी जांच करनी है। तो हम ये जरूरी नहीं कि जो पीछे एक्सरसाइज दी गई होगी, मान लो एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए गए हो, तो क्या आप उससे एनालिसिस कर पाओगे, आप उसे आकलन कर पाओगे? जी नहीं। इसीलिए का बी ऑप्शन जो है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है, ये प्रक्रिया काफ़ी अच्छी होती है और इसमें हम छोटी बड़ी हर चीज़ों को सीख पाते हैं, लर्न कर पाते हैं। ठीक है, तो पहले का बी जिन्होंने भी बताया उनका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य, पहला है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। दूसरा है अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, ए और सी। तब भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य अगर देखा जा रहा है तो यहाँ पर क्या सही होगा? क्या आप बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपना रहे हैं, अगली कक्षा में आप बढ़ रहे हैं, या त्रुटियों को पहचान कर उनके उद्देश्य तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहते हैं, या क्या आपको लग रहा है कि इसके लिए ये चीज़ सही होगी? आंसर बताइए क्या होगा, क्या लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन आपको अभी तक करेक्ट लग रहा है? तो दूसरे का जो सही आंसर है, जो ऑब्जेक्टिव की अगर बात हो रही क्लियरेंस के साथ,
तो डी ऑप्शन सही है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम को अपनाना, बच्चों की जो प्रक्रिया है समझो कि कैसे हमें समझाना है, कैसे हमें बताना है, उन्हें क्या समझ में आ रहा है, किस बेसिस समझ में आ रहा है। तो ए और सी आपका जो है यहाँ पर ये दोनों करेक्ट है, बी वाला नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। तीसरे पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन की व्यवस्था क्या है? तो बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया जाए, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी को ज़्यादा निखारने वाला बनाया जाए, बहुत अधिक विवरण को शामिल करने के लिए जटिल बनाया जाए, अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थी के निश्चित रैंक को जानना नहीं जा सकता है, केवल शैक्षिक निर्देशन में विश्लेषण करना ज़्यादा व्यापक बनता है। इनके क्वेश्चंस के लेवल थोड़े टफ टाइप के भी देखने को मिलेंगे, आसान इजी नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। इनसे सुपर टेट में क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं और आपके सी टेट में ज़्यादा बनते हैं, टेट में थोड़े कम रहते हैं इन टॉपिक से। तो 3 में क्या होगा? सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को क्या करते हैं? बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें हर चीज़ समझ में आए, हर एक पहलुओं पर नज़र जाएगी, अच्छा ये चीज़ ऐसी है, इसमें ये चीज़ ऐसी है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा और चीज़ का मूल्यांकन करके उसको सिखाने के लिए। आगे बढ़िए, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? यह जानना कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे को उत्तीर्ण अनूत्तीर्ण श्रेणी में रखना, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना और केवल बच्चे की कमियां जानना। अगर हम बात करते हैं भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो एक ऑप्शन बेस्ट है, वो क्या होगा बताइए। फोर्थ में आपको क्या सही लग रहा है कि फोर्थ का ये क्वेश्चन, ये आंसर यहाँ पर सही होगा? तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वो बच्चों ने कितना सीखा इस चीज़ को जानना, ठीक है। फोर्थ में ए जिन्होंने बताया उनका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पे। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बल देता है, किस पे फोर्स देता है? बच्चों के सुधार के लिए, सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने में, व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया में सतत अवलोकन करने में, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, कमजोर आयु व्यक्तियों की उच्च स्तर पर प्रोन्नत करने के लिए। तो 5वें में क्या ही ऑप्शन होगा बता सकते हैं? जरा बताइए, पढ़िए फिर बताइए, आराम से करिए ताकि ये कॉन्सेप्ट फिर आपके क्लियर हो ना, आपको टॉपिक आए, समझ में आए कि क्या बातें बताई जा रही हैं। चलिए बताइए क्या होगा, चलिए बताइए। कल क्लास किया जाए कि नहीं किया जाए ये भी बताइए। कल 22 तारीख है, आप लोग जैसा कहेंगे उसी के हिसाब से क्लास कर लेंगे, ठीक है। बताइएगा कि क्या करना है। फिफ्थ बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, बच्चों के व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया का सतत अवलोकन करने में, ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? क्या सही नहीं है वो मुझे जानना है। तो यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, बच्चे की उत्तीर्ण अनूत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चे की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है और यह बताता है कि बच्चों को किस तरह से सहायता की ज़रूरत है। 6 बताइए क्या होगा? मैंने कि देखो टफ टाइप का बनेगा, इतना आसान नहीं बनेगा, सीखना पड़ेगा ना। आप लोग टॉपिक के कॉन्सेप्ट है, पढ़ो, मेहनत करो, इसलिए तो ये बताई जा रही हैं। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है, मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कदम उचित नहीं है, तो ये बी वाला उचित नहीं है। उत्तीर्ण में विभाजित करने में विश्वास रखता है, ये गलत है। बाकी के तीनों जो हैं शेष वो हमारे जो हैं वो करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 7 पे। आकलन क्या है? आकलन का मतलब है केवल यह बताना कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, पाठ समाप्ति पर ही किया गया, मूलतः शिक्षक केंद्रित होता है। तो आकलन क्या है? आकलन के लिए यहाँ पर आप सही जो बताना चाहेंगे या बताएंगे, वो आप यहाँ पर क्या बताएंगे? तो मैं बताना चाहती हूँ कि 7th में आप सभी ने अगर बी ऑप्शन जीवन चूज किया, उनका भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है आकलन। आगे बढ़िए, 8वां प्रश्न। मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है? बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन कराने के लिए प्रेरित करना, धीमी गति से सिखाना, होशियार और समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में डिवाइड कर देना, हर पक्ष का मूल्यांकन करना और उन बच्चों को पहचाना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। अब बताइए 8th में क्या होगा, क्या सही लग रहा है? मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ से प्रश्न के थ्रू क्लियर होंगी। क्लास पसंद आ रही है तो जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया वो फटाफट क्लास को लाइक करें, क्योंकि मंदिर में आते हैं तो घंटी बजाते हैं ना, तो यहाँ पर भी वही करना। चलो फटाफट लाइक करो, फिर आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने नहीं किया है आप लोग करिए, प्रेजेंस बढ़ाइए। हम 2 जल्दी ही करने वाले हैं, या तो हम कुछ नया और करने वाले हैं, देखते हैं, जल्दी बताएंगे, ठीक है। हो जाए बस, अभी हुआ नहीं है।
8th में क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, हर पक्ष पर मूल्यांकन करना, हर पक्ष को देखना। नेक्स्ट, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा का आकलन कर रहे हैं तो एक तत्व है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है सुलेख, दूसरा है भाषाई संरचना पर आधारित प्रश्न, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। अगर हम भाषा का आकलन कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो डी ऑप्शन सही है। सुलेख भी अच्छा है, भाषा की संरचना पर डिपेंडेंट प्रश्न भी अच्छे हैं, बहुत अर्थ वाले प्रश्न भी, उनके क्वेश्चंस पूछो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। क्लियर। चलो 10th देखो, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है बच्चों की परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षाएं लेना और बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। अगर हम बात करते हैं सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है तो इसके लिए क्या सही होगा, क्या आपको सही लग रहा है। तो निहितार्थ में यहाँ पर जो उचित ऑप्शन होगा, बताइए क्या होगा। 10th में क्या सही लग रहा है आपको। आपके ये टॉपिक से प्रश्न है, पढ़ाया है बहुत कुछ, ये आपको ऐसे करनी होगी, समझना होगा, आप कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो बेस्ट है, करेक्ट है, वो है आपका ए ऑप्शन, भय को निकालना। ठीक है, डर को ख़त्म कर देना। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन मैंने आपके इस टॉपिक से लिए थे। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नया टॉपिक, नई चीज़ों को देखेंगे। क्लास अगर पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ऐसे में इंपॉर्टेंट चीज़ को बताएंगे और अब क्लासेस को हम बढ़ाएंगे तो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके लिए आप परेशान ना हुए कि चीज़ें नहीं हो पाई, हो जाएगा, बस धीरे धीरे पढ़ते रहिए, जैसे भी चीज़ें होंगी। जैसे आप लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस है, आप लोग काफ़ी तेज़ हैं, हर चीज़ को समझ जाएंगे, बहुत परेशान नहीं होना, हो जाएगा। जैसे तो 2 कर ले, ऐसे थर्ड और फोर्थ भी बहुत अच्छा कर लेंगे, टेंशन नहीं लेने का। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।